प्रीपोजिशंस पर हमारी कल पहली क्लास हुई, आज दूसरी क्लास देख लेते हैं बेटा। और मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हुई कि नहीं, है ना। बहुत सी बार टीचर के सिखाने से कुछ नहीं होता बेटा, आपके सीखने से ही सारी चीजें होती हैं। बहुत सी बार टीचर के सिखाने से कुछ नहीं होता बेटा, आपके सीखने से ही सारी चीजें होती हैं। चलो, वॉइस भी ठीक है, वीडियो भी ठीक है अनु, और ऑल इंडिया एग्जाम्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ। प्रीपोजिशंस पर हमारी कॉन्सेप्चुअल चर्चा चल रही थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा कि प्रीपोजिशंस कहाँ पर लगने कहाँ पर नहीं लगने, ये भी बड़ी चुनौती हो जाती है कई बार। तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता नहीं, तो सारे ही वर्ब लेते हैं क्या? ट्रांजिटिव वर्ब लेता है। और वर्ब अगर ट्रांजिटिव नहीं हो बेटा तो इंट्रांजिटिव होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन लग जाता है। तो ऐसे वर्ब्स जो ट्रांजिटिव हैं उनके बाद में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। बाबूलाल जी, गुड इवनिंग। कल जो अंतिम चर्चा हमारी थी, क्या एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हिंदी और अंग्रेजी दो अलग अलग भाषाएं हैं, इनका एहसास हमें होगा। तब तक हिंदी कई बार अंग्रेजी को बाधित करेगी। हिंदी के विचार को इंग्लिश में एज इट इज बदलने की हम गलती कर सकते हैं, पर फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि सर हिंदी अलग भाषा है, अंग्रेजी अलग भाषा है। मतलब ये बेटा जी कि प्रीपोजिशंस को उनके हिंदी अर्थ के आधार पर मत पढ़ना। कोई मेरे से ये जानना चाहे सर ऑन का मतलब क्या होता है, मेरे पास में कोई सटीक साइंटिफिक आंसर नहीं है बेटा। नहीं सर, ऑन का हिंदी अर्थ क्या होता है? यार सच कहूं क्या, ऑन का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है सर? होता है ना, आप किसी को कहते नमस्ते, कहते हैं क्या अर्थ होता नमस्ते? आप किसी को कहते हैं हेलो, क्या अर्थ होता है हेलो का? अभिवादन है। आप हर एक चीज का अर्थ तलाश करने की कोशिश करेंगे, मिलेगा नहीं। सिमिलरली बेटा जी, ये धीरे धीरे मैच्योरिटी आती चली जाती है, हमारे समझ में आएगा कि प्रीपोजिशंस का कोई हिंदी अर्थ नहीं है। दे कम्युनिकेट अ सर्टेन सेंस। ठीक है सर, तो मतलब प्रीपोजिशंस को हिंदी से ना पढ़ा जाए? बिल्कुल नहीं बेटा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में लगेगा बिल्कुल। प्रीपोजिशन के बाद में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो नाउन में तो कोई झगड़ा नहीं है। डॉन किंग, गुड इवनिंग बेटा। प्रोनाउन अगर लिखा जाए तो वो फिर ऑब्जेक्ट वाली शक्ल यानी एक्यूजेटिव केस में लिखा जाएगा। सच बात तो यह है बेटा जी कि मुझे नहीं पता कि प्रीपोजिशंस टोटल संख्या में कितने हैं, है ना। मैंने कहीं ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देखी नहीं। तो रात दिन इस्तेमाल होने वाले हो रहे हैं। सोनू स्वामी, आज पहले दिन है क्या बेटा आपकी क्लास का? दीपिका, प्रणाम प्रणाम। है सोनू,
आज पहला दिन लग रहा है बेटा, मुझे ये नाम याद नहीं कि मैंने इस आईडी से कभी इंटरेक्शन किया हो। खूब सारी क्लासेस है बेटा इसी वीडियो पर, और आप लोग मेहनत करते रहोगे, क्लास अटेंड करते रहोगे तो क्लासेस लेते रहेंगे बेटा, क्या दिक्कत है। समय बदलता जाएगा, जैसे जैसे व्यस्तता बढ़ेगी ना, समय आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल रहूंगा, चिंता मत करना। ठीक है बेटा सोनू, इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चले जाओ, बहुत सारे वीडियोस हैं, और रोज क्लास अटेंड करो। कोशिश करूंगा मैं कि आपकी मदद हो जाए। एक चीज मेरे दिमाग में चल रही है, कल हमारी एक चर्चा का विषय था कि प्रीपोजिशन कंजंक्शन नहीं है यार, क्या फर्क है? हाँ हाँ, थैंक यू सोनू। है बेटा, नहीं नहीं मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोल। कंजंक्शन के दोनों तरफ हमेशा सिमिलर चीजें होती हैं, है ना, और कंजंक्शन दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। प्रीपोजिशन दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट नहीं करता, जोड़ता नहीं, उनकी पोजिशनिंग को क्लियर करता है। ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना। और अगर एक पुरानी क्लास की तरफ लेकर के चलूं, जूनियर क्लास की तरफ, एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, हाँ, बेटर देन आई या मी। अब एक वेग सा क्वेश्चन है यार। अच्छा, पूछने वाले बच्चे को कोई बहुत अनुभव नहीं है, और वो बिना पात्रता के उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा जी अगर बिल्कुल साइंटिफिक आंसर देना हो तो क्या दूं मैं? नहीं, बेटर देन मी कर, बेटर देन आई कभी नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों ना? अगर बिना एनालिसिस किए, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी मुझे उत्तर दें, इन्वॉल्व हो बेटा, आपके लिए ही है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस में बहुत मदद करेगा। मेरी क्लास में आपका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन बहुत मजबूत होना चाहिए, इसलिए चिंता नहीं करें। मेरा सवाल समझें। एक नया बच्चा बिना किसी पूर्व योग्यता के ये पूछता है कि सर बेटर देन मी सही होगा या बेटर देन आई सही होगा, या सर बेटर देन मी होगा या बेटर देन आई होगा। अब कोई पहले से प्रिफेस नहीं है, कॉमन सेंस का आंसर क्या होगा? बेटर देन आई कभी नहीं हो सकता, बेटर देन मी ही होगा। बताओ क्यों, ऐसा क्यों कहा मैंने? जैन बेटा हैं? ना 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 ना, ना ये बेटर देन आई कभी नहीं हो सकता। बेटर देन मी ऑब्जेक्टिव केस है यार। ऑल इंडिया एग्जाम्स एडवर्टीजमेंट तो नहीं करता यार मैं। आप कहां से हो बेटा? ये 7773 जो आईडी है, कहां से हो बेटा? अच्छा, आंसर सबको आता है? बाबूलाल जी ने एक आंसर दिया तो है। राधा कृष्ण सारन, स्वागत है बेटा, इधर देखो। बेटर देन, अच्छा देन तो यही लिखना है ना, THEN वाला तो नहीं। बेटर देन मी ही लिखना,
बेटर देन आई कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। हाँ, झुंझुनू से हो बेटा, इसीलिए है ना। बीकानेर में तो सब जानते हैं यार। झुंझुनू में ऑफ कोर्स मेरे बारे में कम लोगों को पता है, कुछ लोगों को तो पता है। इधर देखो सर, बेटर देन मी ही करेक्ट हो सकता है, बेटर देन आई ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर आपने सब्जेक्ट लिख दिया, प्रेडिकेट लिखा ही नहीं। अकेला आई कैसे आ सकता है? ये चाहिएगा कि नहीं, बिना वर्ब के कभी सेंटेंस बनता है क्या? तो ये तो जब अंडरस्टूड होता है तो ही इस तरीके का सेंटेंस बनाते हैं, याद रखना मेरी बात। बोलचाल वगैरह में सब मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई सिर्फ छोटी सी बात पूछे तकनीकी तौर पर, बेटर देन मी ही पॉसिबिलिटी है, बेटर देन आई पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? सर बिना वर्ब के कब सेंटेंस बनता है ना? ये अंडरस्टूड है तो बात दूसरी है, लेकिन अंडरस्टूड तो फॉर्मल इंग्लिश में चलता नहीं ना सर। तो ये तो दो दोस्तों के बीच में बात हो रही हो, कॉन्टेक्चुअल क्लियरेंस हो तो बात अलग है। इसलिए थोड़ी सी अवैज्ञानिक बात है। एक नया बच्चा जो सवाल करता है, इसलिए समझाने का उद्देश्य यह है बेटा जी कि कई बार आपके द्वारा पूछा गया सवाल यथोचित नहीं होता, इसलिए आपके द्वारा पूछे गए हर सवाल का उत्तर उसी वक्त मिले, ये लालसा मत करना, धैर्य रखना। चीजें एक सिस्टम से समझ में आती हैं। अब इस बात का पूरा खुलासा कर लेते हैं ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है राम इज बेटर देन, इधर बताओ विक्रम, प्रणाम बेटा। राम इज बेटर देन मी आई। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी उत्तर दें, इन्वॉल्व हो बेटा। क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा दिल लगा करके पढ़ना। दोबारा ट्यूशन करने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। फॉर्मल इनफॉर्मल सब तरीके की अंग्रेजी चिंता मत करना। राम इज बेटर देन मी आई। रिवीजन कच्चा है बेटा थोड़ा सा। मी लिख देंगे बेटा, क्यों लिखवा रही है मी, बता दे। आई के आगे अच्छा वर्ब लगा दूं तो फिर तू ये स्वीकार कर लेगी क्या? ये ले अपन किस पैसा लगे ले, कलम अपन हाथ में, तू क्यों भड़की और जोड़ दा। अभी मैं बताता हूं बेटा 7773, अभी मैं बताता हूं, और ये बात गौर से सुनना। चलो बैकग्राउंड थोड़ा सा आपका शेकी है, अब मैं आपसे पूछे बिना आपको समझाता हूं। मी ऑब्जेक्ट वाली शक्ल है और आई सब्जेक्ट वाली शक्ल है, जानते हो। और कंपैरिजन हमेशा दो समान चीजों के बीच में होता है। यहां पर राम का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो राम तो सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कैसे कर सकते हो? अगर दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो तो यहां पर सब्जेक्ट वाली शक्ल लगेगी, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट वाली शक्ल लगेगी। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुने, ऑफलाइन वालों को पढ़ाया है, भूल गए ये। दोबारा सुनो, कंपैरिजन हमेशा दो समान चीजों के बीच में होता है, राइट। यहां पर ऑब्जेक्ट वाली शक्ल तब लगेगी जब ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा हो, और सब्जेक्ट वाली शक्ल तब लगेगी जब सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा हो। तो यहां तो बेटा जी हमारा कंपैरिजन राम से हो रहा है ना, राम तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो फिर यहां पर कौन सी शक्ल लगेगी?
अब मैं 2 एग्जाम्पल्स लिखता हूं और मेरी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। He loves him more than me. He loves him more than, इधर देखो, अगर बहुत करेक्ट इंग्लिश की बात करें तो ये इनकरेक्ट है बेटा। खाली सब्जेक्ट लिख दिया, प्रेडिकेट कहाँ है? और सर ऐसा सेंटेंस तो हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट ना हो, पर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें, पर सर ऐसे सेंटेंसेस हम देखते हैं ना, वो इनफॉर्मल अंग्रेजी में देखते हैं, है ना? ये डू ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि बोलचाल की भाषा में हम इसको कई बार ऑमिट कर देते हैं, लेकिन ये है, ध्यान रखना। इधर देखो, ही लव्स हिम, क्या मतलब है इसका? ये जो ही भाई साहब हैं, ये इनको भी पसंद करते हैं और मुझे भी। ये जो ही भाई साहब है ना, ये इनको भी पसंद करते हैं और मुझे भी करते हैं, लेकिन ही लव्स हिम मोर देन मी, लेकिन मेरी तुलना में इनको थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां कंपैरिजन इनके बीच में हो रहा है, ध्यान रखना। ही भाई साहब इसको भी पसंद करते हैं और मुझे भी करते हैं, लेकिन मेरी तुलना में इसको थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां कंपैरिजन इस हिम और मी के बीच में हो रहा है। यहां देखना, ही लव्स हिम मोर देन, अब ये जो ही है ना, मुझे पसंद करना तो छोड़ो, आंख से देखना भी नहीं चाहता, और मुझे देखते ही तो इसको आग लग जाती है, और इसने कहा किशोर जी कभी सामने आ गए तो गोली मार दूंगा। आप पसंद करना तो दूर की बात है, पर ये जो हिम है ना, इसको ही भाई साहब भी पसंद करते हैं और मैं भी पसंद करता हूं, लेकिन मेरी तुलना में ही भाई साहब इसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोनों करेक्ट हैं, मी भी और आई भी, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं बेटा जी, इसको ठीक से समझ लेना। और अब एक काम की लास्ट बात और बता देता हूं, जिसके साथ में मैंने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, और जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर कभी पढ़ेंगे उनके लिए बहुत काम की चीज है। इधर देखो, ये देन लगा हुआ है, ये भी देन लगा हुआ है, दोनों सिमिलर हैं क्या? पार्ट ऑफ स्पीच बताओ उस देन का। इस देन का पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है ये, और इस देन का पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन। कंजंक्शन के पहले भी सेंटेंस है और कंजंक्शन के बाद में भी सेंटेंस है। कंजंक्शन के दोनों तरफ हमेशा 2 सिमिलर चीजें होती है, ध्यान रखना। तो ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा। मैं कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच का फर्क भी सिखाना चाहता था, इस बात को रिफ्रेश भी करवाना चाहता था, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। इसलिए जब 1-2 बार इसको रिफ्रेश कर लेते हो ना, तो आपकी मेमोरी में अच्छे समय तक बढ़िया तरीके से ये फीड हो जाता है। आप आधे अधूरे उत्तर तो दे रहे थे मुझे, पर मुझे समझ में आ रहा था कि पूरी जड़ें जमी नहीं है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर ली। तो ये बेटा जी कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच का डिफरेंस, बेटर देन मी, बेटर देन आई, दोनों 2 अलग अलग सिचुएशंस को इंडिकेट करते हैं। अब अपने अधिकार से इनको बना लेना। आगे चलें बेटा।
अब कुछ प्रीपोजिशंस के बेसिक यूसेज देखते हैं। इधर देखो तो, ऑन ऊपर, ओवर इसका मतलब भी ऊपर, हाँ, अबाव इसका मतलब भी ऊपर, हाँ, ऑन टू इसका मतलब भी ऊपर, बिल्कुल बेटा जी, अपॉन सबका मतलब ऊपर है, हाँ, राइट 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 राइट। लिखना नहीं है, देखना है, अपने दिमाग में फीड करना है, गौर से देख लेना। मोटा मोटी तौर पर सबका शेयर्ड सेंस ऊपर ही है, लेकिन ऊपर की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, गौर से देखना। ये जो पेन है बेटा, इसकी और मेरी पाम की पोजीशनिंग देख रहे हो? क्या पोजीशन है? इस पेन का लोअर सरफेस मेरी पाम के अपर सरफेस के कांटेक्ट में है कि नहीं? जब भी ऐसी अवस्था कभी बतानी हो तो यह अवस्था हमेशा ऑन से इंडिकेट होती है, ध्यान रखना। ये मेरा मोबाइल पड़ा ना, यहां कुर्सी के ऊपर है ना, आपका बैग पड़ा ना बेटा, आपकी कॉपी पड़ी है ना, आप बेंच पर बैठे हो ना, इन सब में ये रिलेशनशिप है कि नहीं? ऐसी रिलेशनशिप जब भी दो चीजों के बीच में इंडिकेट करनी होगी तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? अब थोड़ा सा बेटर समझना, ये पेन इसके कांटेक्ट में है, ऑन। अब मैंने इसको ऊपर उठा दिया, कांटेक्ट में नहीं है, ऊपर है, ऊपर तो ये भी है ना। फर्क महसूस करना बेटा, ऑनलाइन वाले भी देखे, ऑफलाइन वाले भी देखे, ये पेन मेरी पाम के ऊपर है कि नहीं? हाँ सर है बेटा, ऊपर तो यहां पर भी है ना, हाँ है, यहां पर भी तो ऊपर है, कोई सा एंगल ले ले, हाँ है, तीनों ऊपर है ना, हाँ। अब सुन, ये ऑन है, ये ओवर है, ये अबाव है, ऑन ओवर अबाउ। थोड़ा सा और प्रिसाइज होना चाहते हो? एक चीज जब किसी दूसरी चीज पर टिकी रहे बेटा, ऑन, टिकी हुई नहीं है लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओवर। 90 डिग्री के अलावा कोई सी डिग्री का एंगल बन जाए, अबाव। अपने शास्त्र में लिखोड़ो है बेटा, मूर्ख ने कूटनो सोरो समझानो दोरो। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि दान पात्र व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, कुपात्र व्यक्ति को जब भी दान दोगे उस दान का दुरुपयोग होगा। और पात्रता से मेरा अभिप्राय किसी जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है, पात्रता से मेरा अभिप्राय योग्यता से है, सक्षमता से है। आज तो नहीं, पर आज से कोई 20-22 साल 18 साल पहले जब मैंने ये बताया कि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो टाबर गांव रो बड़ो वो पूछो, सर फितोले नापनो पड़ी गई, 2 रुपया खुला रखना चाहिए जेब में, कोई कुतर करे नहीं, बिना समझाउंडी कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, 2 रुपया देर बिन कहना चाहिए अगलो घर देख, चलो आगे चलो। भाषा के विद्यार्थी हैं, विज्ञान नहीं पढ़ रहे,
अभिप्राय है इसके ठीक ऊपर। अब ये 89 डिग्री हो गया, फांसी लग जाएगी क्या? 164 के बयान है क्या? अभिप्राय है 90 डिग्री, 89 हो गया तो 91 हो गया तो, अरे यार तन कोई भी तो लेर नापनो है कहीं। अभिप्राय है जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ठीक ऊपर हो, आपका अभिप्राय ठीक ऊपर से, अब वो 91 डिग्री हो रहा होगा यार, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? 89 डिग्री हो रहा होगा, आप कंपास ना पा गए। अभिप्राय समझना। तो 90 डिग्री एंगल का मतलब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ठीक ऊपर। ये छत है बेटा, ये यहां लाइटें लगी हुई है, मेरे सर के ऊपर है कि नहीं? तो अब मैं तन क्यों बता, ऑन है ओवर है, तो तू कई ठहरो फुटो लाऊं सर थे पाव सूत बारे खड़े हो सर, अब लाग सी थे पाव सूतियां आ जाओ और लागी जूत पड़ेला। भाषा ऐसे थोड़ी पढ़ी जाती है। ऑलवेज इट इज योर इंटेंशन दैट इज कम्युनिकेटेड, योर इंटेंशन। मेक श्योर वी आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, प्योर साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस। यहां पर भावना, आपकी फीलिंग, आपका मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुद्दा क्या है बेटा? कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंडेंट हो, टिकी हुई हो, इसका लोअर सरफेस इसके अपर सरफेस के कांटेक्ट में है, ऑन है, इसके ठीक ऊपर है बेटा, इसके ऊपर, शब्द देखना, ये इसके ऊपर नहीं है, इससे ऊपर है, कंपैरेटिव हायर है, ये अबाव है। ठीक बात है? ऑन, ओवर एंड अबाव। ऑन टू देखो, कंपाउंड प्रीपोजिशन है बेटा जी, जो ऑन और टू से मिलकर के बना है। टू हमेशा डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। टू किसके लिए यूज होता है? अब गौर से देखना, जब चेंज ऑफ सरफेस इन्वॉल्व हो, जब धरातल परिवर्तन हो, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ गति हो, मोशन हो, चेंज ऑफ सरफेस इन्वॉल्व हो, वो ऑन टू से इंडिकेट होता है, ध्यान रखना। और अगर एग्जाम्पल का अपने दिमाग में फीड करना चाहो बेटा जी, तो द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। मोशन है, गति है, चेंज ऑफ सरफेस है। द कैट वॉज ऑन अ डिफरेंट सरफेस अर्लियर, later on she changed the surface, she jumped onto the change of surface or motion, onto। बात समझ में आई? अपॉन वही है जो ऑन है। थोड़ा सा फॉर्मल इंग्लिश में अपॉन यूज होता है। यार विजय पथ, तेरा तो नाम ही इतना जबरदस्त है, हैं? जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है बेटा। कई बार हम कुछ चीजों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हम थोड़े से भावुक हो जाते हैं। आप जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक सिद्धांत बता सकता हूं, स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, रिजल्ट्स के बारे में कभी ना सोचें। विजय पथ, अगर हम ईमानदारी से देखें बेटा, तो दुख के दो कारण हो सकते हैं। पहला, मैं स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मन में मुझे पता है मैंने चोरी की है, पर आपके सामने मैं ईमानदारी प्रदर्शित कर रहा हूं। मेरा जो ड्यू है, फिटनेस विद राजेंद्र चौधरी, प्रणाम। तो पहला, स्वयं के साथ ईमानदार रहिए, मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ऑनेस्टली फुलफिल करिए। प्रसन्न रहने का पहला मजबूत सिद्धांत तैयार हो जाएगा। दूसरा राजेंद्र, विजय पथ,
जब स्वयं के साथ ईमानदार होते हो, अपने काम को ईमानदारी से करते हो, परिणाम के साथ में ज्यादा एसोसिएट मत करो अपने आप को। परिणाम कभी आपके वश में नहीं है। आप सर पटक करके मर जाएं, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे जरूरी नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा रिजल्ट से एसोसिएट न करें, अपने काम पर फोकस करें, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करें, आपके साथ भला होगा, आज नहीं तो कल। मैं तो इन्हीं सिद्धांतों का पालन करता हूं बेटा। बहुत सी बार मेरे जीवन में, और क्यों नहीं होगा बेटा, सबके जीवन में होता है यार, हम सब इस दौर से गुजरते हैं। कभी मुझे भी लगता है एंड ऑफ द लाइफ है, कभी मुझे भी लगता है कि अभी तो मैं एक अलग दौर से गुजर रहा हूं। इस पूरे दौर में मैंने अपने आप को संभाल करके रखा है। मोहित, गुड इवनिंग। इसलिए विजय पथ, काम पर फोकस करो, काम को एंजॉय करो, धीरे धीरे आपकी सारी मानसिकता बदल जाएगी। तो अपॉन जो है बेटा, ये थोड़ी सी फॉर्मल अंग्रेजी है। अपॉन एग्जैक्टली वही है जो ऑन है। कभी कभी कुछ चीजों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों की ये ओपिनियन है बेटा जी, कि अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पर स्टेशन्ड है तो वो ऑन है, स्टेशन्ड नहीं है, यहां पर मोशन है तो वो अपॉन है ना। विजय पथ, खूब मेहनत कर बेटा, जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से मत ले। ज्यादा गंभीरता से मत ले का मतलब ये नहीं कि लापरवाह हो जाए। काल तो मोटरसाइकिल हाथ छोड़ो चलाने लग जाए, सट सर ने कहा ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है, अभी तेरा भाई चलाएगा, ऐसे मत करना। अनुशासन जरूरी है ना। ऑन और अपॉन में एक डिफरेंस लोग ये भी मानते हैं कि सर अगर कोई चीज दृष्टिगोचर हो रही है, दिख रही है, तो ये ऑन है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में है तो अपॉन है। ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल नहीं है। अपॉन इज एग्जैक्टली ऑन, है ना, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। पेन मेरी हथेली पर है, द पेन इज ऑन माई पाम, आई शुड से। मेरे कंधों पर तो बड़ी जिम्मेदारी है यार, मेरे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दिख रही है क्या? ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस है। आई हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन माई शोल्डर्स। बात समझ में आ रही है? ऐसा लोगों को लगता है। आप ऑन माई शोल्डर्स लिखिए, नोबडी कैन चैलेंज। आई एम स्टैंडिंग ऑन दी पोडियम, लेकिन अभी यहीं पर बच्चे डांस करना शुरू कर दें तो यू कैन से द किड्स आर डांसिंग और द किड्स आर परफॉर्मिंग अपॉन दी स्टेज बिकॉज दे आर इन मोशन। मोशन तो ऑन टू भी है, लेकिन उसमें चेंज ऑफ सरफेस है, इसमें ऑन द सेम सरफेस है। बात समझ में आ रही है? ऑन, ओवर, अबाव, ऑन टू एंड प्राइमरी यूज हुआ। अभी और देखो, ओवर के कुछ डिफरेंट यूसेस देखता हूं। Over means during. We had a very serious discussion over the lunch interval. We had a very serious discussion over the tea break. We interacted. मतलब while the tea break was on, while the tea break was going on, टी ब्रेक के दौरान। तो ओवर का मतलब खाली यही मत समझना,
ड्यूरिंग भी होता है। और देखना बेटा, फॉर भाग्य की बात है बेटा, है ना। मोहित का एक सवाल है कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। जिंदगी में कभी याद नहीं रहेगा बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में शामिल हो जाएगा, और प्रैक्टिस में शामिल होने को ही मसल मेमोरी में शामिल होना कहते हैं। याद कभी नहीं रहेगा, मेरे को भी नहीं रहता, मेरे को भी नहीं रहता, पर ये सब चीजें मैं इतनी बार पढ़ चुका हूं बेटा कि ये सब मेरी मसल मेमोरी में शामिल हो चुकी है। इसलिए जो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि याद रह जाएगी, वो बेटा मैंने 1000-2000 बातें पढ़ा दी होगी, 500-700-1000 बातें और पढ़ा दूंगा, 3-3000 2,500 बातें कोई याद रहती है क्या? नहीं रहती। कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिन जिन बच्चों को इन सब चीजों को परफेक्ट करना है, वो बराए मेहरबानी इन्हें अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लें। इसीलिए अगर कोई मेरे से पूछे कि सर कोई एक लाइन में सलाह दो बच्चों को, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जो चीज रिवीजन और प्रैक्टिस में शामिल नहीं है, खाली रिवीजन किया प्रैक्टिस नहीं की तो भी परफेक्शन नहीं है, खाली प्रैक्टिस किया रिवीजन नहीं किया तो भी परफेक्शन नहीं है, गलत चीजें क्रीप हो जाएंगी। इसलिए बॉटम लाइन है बेटा जी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। मोहित याद नहीं रहता बेटा, सच बात है, मुझे भी नहीं रहता, किसी को नहीं रहता। 1000-2000 बातें कैसे याद रह सकता है, रख सकता है कोई, है ना। इधर आओ। माई फ्रेंड्स वर फाइटिंग ओवर अ वेरी स्मॉल इशू। माई फ्रेंड्स वर फाइटिंग ओवर a very, those 3 brothers were fighting over their ancestral property. Those 3 brothers were fighting over their ancestral property. मतलब yes, for, over का मतलब खाली यही मत समझ लेना, ये ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ, ओवर का मतलब राम मेरा दोस्त है सर, कहां रहता है बेटा? वो सर पहाड़ों के उस तरफ रहता है, वो सर नदी के उस पार रहता है। राम इज माई फ्रेंड एंड ही लिव्स ओवर द हिल्स, ही लिव्स ओवर द रिवर दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ। तो ओवर का मतलब खाली यही मत समझ लेना। दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, वहां मुझे ओवर बताना तो। द मैच इज, ये ओवर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। एडजेक्टिव है, मैच को मॉडिफाई कर रहा है। द मैच इज, ये बता तो। इसीलिए मैंने कहा था टांग पकड़ करके मत बैठना, किसी एक शब्द के एक प्रयोग को पकड़ करके, या कोई एक शब्द किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपने पढ़ा है और आपका ज्ञान लगे कि सर आपने तो कहा था ना ऑन प्रीपोजिशन होता है। हाँ कहा था ना, यहां एडजेक्टिव है, लाइट ऑन है, कहते हैं कि नहीं? ये ऑन कौन सा? यही तो है बेटा,
एडजेक्टिव है। द मैच इज ऑन, एडजेक्टिव है। नहीं मोहित, स्टडी को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ में है। स्टडी के साथ प्रॉब्लम थोड़ी होती है, रिजल्ट्स के साथ एसोसिएट करते ही दुख आ जाएगा। जैसे रिजल्ट्स के साथ एसोसिएट हो जाओगे, दुख का कारण बताऊं, देना कम प्राप्त करने की चाहत ज्यादा दुख का कारण है। जिस दिन ज्यादा देना सीख जाएंगे उस दिन दुख ही खत्म हो जाएगा। जितने मेरे बच्चे मुझे आज सुन रहे हैं, भविष्य में कभी इस रिकॉर्डेड क्लास को देखेंगे, उन सबको मेरी मित्रवत सलाह है, अगर आपके जीवन के बेसिक्स ठीक नहीं हुए, आप जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकते। एक किसी दौर में आप सच्चाई को नकार करके सुखी होने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ के बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे। वरना आईएएस बनने के बाद में भी लोग आत्महत्या करते हैं। आईएएस बनने के बाद में भी लोग आत्महत्या करते हैं। इसीलिए कई बार कहता हूं, जीवन में जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, और अगर आपके जीवन के बेसिक्स खराब हैं, कुछ भी बन जाना, जीवन खराब हो जाएगा। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत मरा या आत्महत्या की? मरा के नहीं, ग्लैमरस वर्ल्ड में था, हजारों लाखों चाहने वाले थे। कितने एक नाम गिनाऊं फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो गुमनामी की जिंदगी मरे। परवीन बॉबी मरने के 4 दिन बाद जब बदबू आने लगी तो पता चला परवीन बॉबी मर गई। अदगलीबा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, और जीवन के बेसिक्स अगर ठीक नहीं है तो कुछ भी हासिल कर लेना, जीवन का उत्साह, उसका आनंद, उसका आह्लाद, उसकी प्रसन्नता सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये अटेंशन सीकर होता है बेटा, जिसको आप दया दृष्टि की चाहत कह रहे हो ना, इसको अटेंशन सीक करना कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। हम चाहते हैं कि लोग हम पर अटेंशन दें। I want to be noticed. This activity or this phenomenon of to be noticed creates a lot of problems. At times it can be a good thing when you just tightenate yourself, good thing. But when it becomes your habit, it becomes a huge impediment and the life ends in a jeopardy. Jeopardy जिसको बोलते हैं, jeopardy we call it in English. तो जीवन के बेसिक्स तो सुधारने पड़ेंगे, है ना? ऑन प्रीपोजिशन है, यहां ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है, सॉरी एडजेक्टिव है। तो ये समझ करके मत बैठना कि ओवर का प्रयोग सर ने एक बताया था, 90 डिग्री का एंगल वहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। राइट ना? इन डिफरेंट यूजेस के अलावा एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो रहा है। अच्छा ये देखना, देयर आर 6 balls there are 6 balls in an over. मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें याद है क्या? 1 सेकंड में कंफ्यूजन मिट जाएगा। इस ओवर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। नाउन। छूटते ही कैसे कह दिया आपने नाउन? डिटर्मिनर लगाना सर, है ना? ये ऐसे जब आप इन सब चीजों के साथ में कंफर्टेबल होंगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सबकी खत्म हो जाएगी। मेरे ऑनलाइन जितने बच्चे देख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी बेटा। ऑफलाइन जो बच्चे देख रहे हैं उनकी तो खैर क्लास के इतर भी हमारी चर्चाएं चलती रहती हैं। विल हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन, ओवर, अबाव, ऑन टू, अपॉन। और बहुत सारे यूसेज है, खत्म नहीं हो रहे। मैं तो ये तय कर रहा हूं कि क्लास के इस एंड फेज में ऐसा छोटा सा क्या पढ़ा दूं कि मुझे नया फ्रंट न खोलना पड़े। ठीक है। ऑन, ओवर, अबाव,
ऑन टू, अपॉन, इन सब का शेयर्ड सेंस है ऊपर बेटा, लेकिन ऊपर की अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग प्रीपोजिशंस लगते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, वो जो कल हमने चर्चाएं की थी, है ना, ही इज सिटिंग, गुरु जम्बेश्वर की जन्मभूमि है पीपाड़। ये पीपार है या पीपाड़ है बेटा? किसान पुत्र नायक, पीपार है या पीपाड़ है? ड़ लिखी जो कोनी, जन लिखी जो है कहीं र, है नहीं? अच्छा, अब यार थोड़ा दिन पहले हार गए हो बेटा पीपाड़ में, पीपाड़ मेड़ता, आगे जेतारण, हैं, और फिर ब्यावर, पीपासर, ये तो 3 अलग अलग नाम हो गया यार। मैं पीपासर कदी कौन सुनो, पीपार कदी कौन सुनो, पीपाड़ सुनोड़ो है। हाँ तो नागौर और जोधपुर तो सीमा मिले नहीं, बीकानेर नागौर के बॉर्डर पर है। समराथल से 3 किलोमीटर आगे नागौर का बॉर्डर कहाँ लगता है? अड़ा है कने, तो समराथल तो 18 रह गयो नहीं केला, अड़ा है तो आगे रह गए नहीं। हाँ नहीं नहीं, समराथल और मुकाम तो एक ही कोने कहीं। हाँ वो दोनों ही तो है, वही तो है। हाँ बट थोड़ी है वो तो। अच्छा अच्छा, वो ये मान लो रस्तो कोई और हो लो, है नहीं? हाँ चलो बेटा जी, आज के लिए इन प्रीपोजिशंस पर इतना बहुत है, काम खत्म नहीं हुआ, इन्हीं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, कुछ और इसमें जुड़ेगा। ये प्रीपोजिशंस के बीकानेर की सीमा पर है, ठीक बेटा? ये प्रीपोजिशंस के वो बेसिक यूसेज हैं जिनके साथ आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। फिर कुछ प्रैक्टिस सेशन भी मैं कोशिश करूंगा, जहां पर आपसे पूछूंगा कि यहां ओवर लगाओगे कि अबाव लगाओगे, पर कुछ उससे पहले कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है बेटा जी, शुभ रात्रि, ढेरों नेक तमन्नाएं आप सबके लिए।